लगभग सारे विद्यार्थी आ गए। तो आज अपने को टॉपिक मिला है जीव की कोशिका का स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। सेल शब्द बोलते हुए बहुत दिन हो गए। व्हाट इज द सेल? स्लाइडन बोटनिस्ट था, स्वान जूलॉजिस्ट था, यानी वनस्पति विज्ञानी, प्राणी विज्ञानी। उन्होंने ये बोला कि जो अल्टीमेट यूनिट है बॉडी की, प्राणी और जंतु में, वो सेल है। तो इस जिसको प्राइमरी यूनिट मान सकते हो आप, कि इसी से फिर आगे बॉडी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से सेलों के ग्रुप ऑफ सेल्स से बॉडी बनी हुई है। सॉरी, ये बात स्वीडन स्वान ने का सेलुलर थ्योरी। रॉबर्ट हुक ने, कहने का मतलब वापस अपने साइंटिस्ट पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी इनको रिपीट कर लेते हैं। रॉबर्ट हुक जो था, इसने सबसे पहले मधुमक्खी के छत्ते की तरह से इस तरह की सेल देखे, उनका नाम सेल दिया इसने, सेल। लेकिन इनके अंदर ना तो न्यूक्लियस था, कुछ भी था। उसने डेड सेल देखी थी, प्लांट्स की सेल देखी थी जो डेड थी, और ये बॉर्डर दिखे थे उसको, जो सेलुलोज के बने होते थे। सेलुलोज क्या है? भोजन का एक पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट। भोजन के मुख्य 3 पदार्थ बताए ना, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो सेलुलोज की जो बॉर्डर बना हुआ है, प्लांट्स का सेलुलोज ही क्या है कि स्केलेटन बनाता है, जबकि प्राणियों में हड्डियां या बाहर काइटिन लगा हुआ और अंदर प्रेशराइज्ड फोर्स कीड़े मकोड़ों में और प्रेशराइज्ड लिक्विड भरा होता है, वो स्केलेटन बनाता है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने इसका नाम दे दिया सेल। तो सेल, इसीलिए सेल का नाम दिया, इसीलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी कहलाया ये रॉबर्ट हुक। जो सबसे बड़ी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट थी, उसका न्यूटन से पहले ये रॉबर्ट हुक उसका अध्यक्ष भी रहा था, इंग्लैंड में प्रेसिडेंट। रॉबर्ट हुक और न्यूटन की कभी जिंदगी में नहीं पटी, आपस में विरोध करते रहते थे। ल्यूवेनहोक, ये श्रीमान जी भी कोई कम नहीं थे। स्कैंडिनेवियन नेशंस, जो यूरोप के उत्तर की तरफ जो 5 देश है, उनमें से किसी एक देश के थे ल्यूवेनहोक। किराने की दुकान पर बैठते थे, बिक्री बंटा ज्यादा होता नहीं था, तो सोचते सोचते माइक्रोस्कोप का आविष्कार कर लिया। छोटी चीजें बड़ी दिख रही हैं, एक एंटरटेन का साधन कर लिया है श्रीमान ने, ल्यूवेनहोक। तो माइक्रोस्कोप के जन्मदाता, जो छोटी चीज को देख सकते हैं, बड़ा देख सकते हैं, वो ल्यूवेनहोक थे। तो माइक्रोस्कोप का इजाद करने वाले ल्यूवेनहोक ने छोटी छोटी चीजों को अपनी दुकान पर बैठे बैठे क्या आएगी देखते रहते थे। तो आज ये आ रहा है, सबसे पहले किसने देखा? तो ल्यूवेनहोक का नाम कई छोटी चीजों आ जाता है कि सबसे पहले ब्लड सेल किसने देखी? ल्यूवेनहोक ने। सबसे पहले स्पर्म सेल किसने देखी? ल्यूवेनहोक ने। सबसे पहले जिंदा बैक्टीरिया किसने देखा? ल्यूवेनहोक ने। तो उनके दिमाग में जैसे बरसात का पानी आया और आया, गंदा पानी आया, तो उस पानी को लेके दुकान के आगे आया और लेके उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो बैक्टीरिया दिख रहे हैं, ये है बैक्टीरिया। अल्टीमेट जो चीजें हैं वो ल्यूवेनहोक के नाम जाती हैं। सबसे छोटी जो सेल की साइज होती है
0.5 म्यू। म्यू मीन्स माइक्रोन, एक यूनिट होती है ये लंबाई नापने की, म्यू, इसको ऐसे लिखा जाता है म्यू। ये बिल्ली वाला म्यू नहीं है, नापने वाला म्यू है। इसकी साइज पॉइंट के बाद में 6 नुमेरे लगाने पड़ते हैं, 6। इस साइज के अंदर मीटर, इतनी छोटी सेल, और उसमें भी पर 0.5 म्यू तक ये सेल, और बड़ी से बड़ी 20 म्यू तक हो सकती है। सबसे जो लंबी जो सेल बताया गया है वो मानव शरीर के अंदर, आप पूछ सकते हैं मानव शरीर में सबसे लंबी सेल कौन सी है? न्यूरॉन। इस सेल्स का नाम है, नर्वस सिस्टम की जो सेल है न्यूरॉन। ब्रेन से लेकर पैर तक लंबी, इतनी लंबी सेल एकल हो सकती है, बीच में पार्टीशन हो या नहीं हो, ये न्यूरॉन्स। और जन्म के समय ही होती है ये, इसीलिए क्या नर्वस सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है, कोई टूट फूट हो जाती है, तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि ब्रेन तो क्या है कि जो भगवान ने दे दिया वही सेल्स और वही रहती है। नया डिवीजन, रीजनरेशन जैसे मसल्स का होता रहता है, ऐसा होना बहुत मुश्किल काम है न्यूरॉन्स का। तो सबसे लंबी सेल्स न्यूरॉन, जिसको बोला गया नर्वस सिस्टम में। सबसे बड़ी बिग साइज में और में अब शुतुरमुर्ग, जिसको ये अफ्रीका का शुतुरमुर्ग तो सारे देशों में पाए जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे होते हैं। तो सबसे बड़ा जो शुतुरमुर्ग है, सबसे बड़ा जो पक्षी है, वो स्टूथियो होता है। स्टूथियो की साइंटिफिक नेम है इस बड़े शुतुरमुर्ग का, जो अफ्रीका के अंदर ही पाया जाता है। एशिया में भी था, लेकिन यहाँ वातावरण बदलने के कारण, जैसे वो आपके जुरासिक पीरियड में बड़े जानवर थे वो खत्म हो गए थे, डायनासोर वगैरह, उसी प्रकार से यहाँ भी स्टूथियो होता था एशिया के अंदर, लेकिन वो वातावरण चेंज होने के कारण हो सकता है वो गायब हो गए। लेकिन अब ये क्या है कि वहाँ अफ्रीका में ही पाया जाता है स्टूथियो। इसका पूरा नाम है स्टूथियो कैमेलस। कैमल तो जानते हो, इसलिए रखने वाले ने कैमेलस और कर दिया कैमल, क्योंकि इसकी ऊंचाई वगैरह एक छोटे ऊंट की जैसी होती है, और ऊंट की स्पीड तो कम होती है, इसकी स्पीड 70 किलोमीटर/आवर होती है। अकेले आदमी को तो ये जान से मार सकता है अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। अकेला लॉयन भी, टाइगर भी इसका शिकार नहीं कर सकता। अकेला अपने पंजे से ही ये उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ सकता है। स्टूथियो, वहाँ के जो आदिवासी हैं, जनजीवन है, वो इसके अंडे को चुरा लेते हैं। कम से कम 1.25 किलो का, 1 kg 250 ग्राम का, 1 kg 500 ग्राम तक का एग होता है। वो पूरी एक ही कोशिका होती है वो। तो उस एग की कीमत भी 4-5 हज़ार रुपये थी एक एग को। तो कुल मिलाकर बात है कि सबसे बड़ी कोशिका आपको पूछे प्राणियों में, या फ्लोरा मतलब वनस्पति में, फोना मतलब प्राणियों में, तो फ्लोरा एंड फोना में सबसे बड़ी जो कोशिका होगी वो ओवा सेल हो, अंडा शुतुरमुर्ग का, स्टूथियो का। ये अब आइए आप सेल से शुरू करते हैं। ये तो
सेल के बारे में बड़ा छोटा और इस तरह के जो क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन जीके के लिए भी याद होना चाहिए। सेल प्रो का मतलब पहले, सबसे पहले। यू का मतलब रियल में सेल, डेवलप्ड, यू मीन्स डेवलप्ड, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रो कैरियोटिक, न्यूक्लियस से पहले, ओरिजिन ऑफ लाइफ में देखा था आपने, तो न्यूक्लियस नहीं बना था, उसमें सिर्फ डीएनए ऐसे सेंटर के अंदर छितराया हुआ था। सेंटर के अंदर एक मेम्ब्रेन में एक यूं कहिए एक मकान बनाकर बीचों बीच रह रहा है कोई प्लाट के अंदर, वैसा न्यूक्लियस के अंदर वैसा डीएनए आरएनए नहीं था प्रोकैरियोट में। लेकिन यूकैरियोट में पूरा एक यूं समझिए कि एक सेल एक किला है। इसका टाइटल भी इस अपने लेसन का यही है कि जीव एक कोशिका, जीव की कोशिका एक फोर्ट नगरी है। सारी स्टोरी इस डायलॉग पर आप चलाओगे तो फटाफट याद हो जाएगा। फोर्ट में क्या होता है, किले में क्या होता है, किले के चारों तरफ, किले के चारों तरफ एक खाई होती है दुश्मन से रक्षा के लिए, दूसरे फॉरेन के बैक्टीरिया वगैरह और वहां नहीं लगे, वो इस ऐसी कोई सेल वाल होती है वो खाई के रूप में। फिर किले की एक दीवार होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हो, प्लाज्मा झिल्ली कह सकते हो। उस दीवार के अंदर तरह तरह के प्रोल होते हैं, गेट होते हैं, तरह तरह की तोप चलाने के लिए छेद होते हैं, खिड़कियां होती हैं किले की दीवार में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये खिड़कियां वगैरह है ही सामान को अंदर, ये गेट किले के अंदर ले जाते हैं और किले के अंदर बाहर ले जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फिर अंदर जो है तरह तरह की क्या है कि घोड़ों के लिए अलग स्थान हो गया किले में, हाथियों के लिए अलग स्थान हो गया, पैदल के लिए अलग स्थान हो गया, सेना के लिए, नागरिक भी रह रहे हैं वहाँ किले के अंदर। जैसलमेर का नागरिक सबसे इनहेबिटेड, जैसलमेर का जो फोर्ट है सोनार किला सबसे बड़ा इनहेबिटेड फोर्ट है, वो नागरिक रहते हैं वहाँ, पूरा टाउन प्लानिंग से रह रहे हैं। तो सैन्य, सिविल, सारे टाइप के बाजार, पानी के टैंक, खेती की जगह, चित्तौड़ के अंदर खेती हो, चित्तौड़ फोर्ट में, तो सारे साधन उसी प्रकार से गए। सारी जो जगह हैं जहाँ जहाँ ये बने हुए, मैंने जो किले में जो नाम लिए वो आपको ये मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज। तो लास्ट में क्या है, बॉडीज या सोम, एक ही पर्यायवाची है, बॉडीज शब्द और सोम, बॉडीज को कहते हैं। तो इस तरह के जैसे किले के अंदर मिलते हैं वैसे इस सेल के अंदर भी मिलेंगे। और जैसे सेंटर के अंदर क्या है कि एक राजा का महल होता है, डीएनए वहां रहता है, राजा का नाम डीएनए, डीएनए साहब वो न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन है वहां रहता है। तो चारों तरफ उसका राजा का महल होता है, अपनी उसकी दीवार, खिड़कियां और सब कुछ होती हैं, बाकी लोग बाहर होते हैं। तो राजा के महल में क्या है कि रनिवास का सिस्टम होता है, इंटरटेन का सिस्टम होता है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी इस तरह के सिस्टम है। तो इसलिए क्या है कि जीव की कोशिका एक फोर्ट नगरी है, अपना अपना काम कर रही है, अपनी अपनी चीजें हैं वहां पर सेट है सारी। तो सबसे पहले अपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जब पढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा किला है राजा का अलग से कोई महल नहीं है सेंटर में। यदि अलग से सेंटर में महल होगा तो वो उस सेल को अपने यूकैरियोटिक कहेंगे, उसको यूकैरियोटिक फोर्ट कहेंगे कि राजा का इस किले के अंदर बहुत बड़ा आलीशान महल है, बीचों बीच, साइड में भी हो सकता है, जैसा भी हो। प्रोकैरियोट में नहीं होगा, शुरू में
आदिवासी टाइप रह रहे हैं सारे, यूं कहिए कि कोई सरपंचाई का काम करता होगा, बिखरा हुआ डीएनए पड़ा रहता है, जो सरपंचाई का काम उसको दे रखा है, नेतागिरी का काम। लेकिन यूकैरियोटिक में बिल्कुल क्लियर कट ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन से बना हुआ। अब शुरू करते हैं अपने किले का जो स्ट्रक्चर है, इस सेल का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से ईश्वर नाम के बेंसन ने, ईश्वर नाम के मकान बनाने वाले ने, किले बनाने वाले ने किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया है, सेल वाल। ये प्लांट्स का एक प्रकार से क्या है, सेल वाल जो है ये कंकाल तंत्र है, ये कंकाल तंत्र है, स्केलेटन सिस्टम है। जब सेल डिवाइड होती है, एक से दो बनती है, प्लांट्स प्राणी बढ़ते तो ये ग्रोथ तो करते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तो सबसे पहले ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 भाग होते हैं, उसमें एक लेमिली होती है, जो ये जैसे कोई सेल थी और ये दो में डिवाइड होने को है। तो यहां भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो सारे फैले होती है, इससे छोटी छोटी बीचों बीच इस तरह से आधा आधा करके यहाँ लेमिली आ जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसको कहते हैं मिडल में है ना ये, इसलिए इसको कहते हैं मिडल लेमेला। सो क्या कहेंगे, मिडल लेमेला। छोटी छोटी लेमेली आती है, बीच में है, इसलिए मिडल लेमेला। कैल्शियम और मैग्नीशियम, क्वेश्चन था पहले, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम बॉडी में किस रूप में रहते हैं, प्राणी या जंतु के, प्राणी या वनस्पति में, और आयन के रूप में रहते हैं, मतलब चार्ज होता है, न्यूट्रल के रूप में नहीं रहते। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जो है पैक्टिन होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक नाम है, लिग्निन एक नाम है कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ, सेलुलोज एक नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार का होता है, क्लासिफिकेशन वगैरह वो अपने को नहीं पढ़ना, नाम ही काफी है। तो पैक्टिन के साथ ये आयन जो है बीच में कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो पूछ सकता है कि मिडल लेमेला की रासायनिक संरचना मैग्नीशियम और कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। यहाँ शुरुआत हो गई, ऊपर से भी खांच बननी शुरू हो गई सेल में, यहाँ मिडल लेमेला में ये लेमेला आ गई, जो रासायनिक सूत्र मैंने आपको बता दिया। तो अब प्राइमरी वाल, दोनों तरफ मिडल लेमेला के प्राइमरी वाल, ये प्राइमरी वाल है साहब। प्राइमरी वाल सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज की बनी होती है, ये नरम कार्बोहाइड्रेट होता है और पशुओं का भोजन भी होता है कार्बोहाइड्रेट, अपना भी कार्बोहाइड्रेट भोजन है, लेकिन ग्लूकोज और उसके रूप में होता है, और सेलुलोज को ग्लूकोज में तोड़ा जाता है जानवरों के स्टोमक के द्वारा, घास खाते हैं वो। तो प्राइमरी जो वाल है मिडल लेमेला दोनों तरफ, ये सेलुलोज की बनी होती है, और मेरिस्टेमेटिक जो ऊपर प्लांट्स के ऊपर का जो शीर्ष का भाग होता है वही ग्रोथ करता है, आपने देखा होगा प्लांट्स को ध्यान से। तो उसमें ये प्राइमरी वाल डिवीजन के समय, जिसको मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं, डिवाइडिंग होने वाले सेल्स को क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक। ज्यादातर क्या है कि इनके स्टेम, लीफ और उसमें क्या है कि सेल्स बूढ़ी हो जाती हैं और डेड टाइप हो जाती हैं और डिवीजन नहीं करती ज्यादातर प्लांट्स में। ऊपर का जो हिस्सा है मेरिस्टेमेटिक सेल्स वही डिवीजन करते हैं, उनमें ये प्राइमरी सेल होती है।
और जिनको मजबूती चाहिए सेल प्लांट्स के अंदर, ये प्लांट्स की सेल चल रही है अपने, सेल वाल उसी में होती है। जंतु की कोशिका में सेल वाल नहीं होती, इसमें स्केलेटन सिस्टम कैल्शियम और फास्फोरस का अलग से होता है। अब इसमें सेकेंडरी, ये सेकेंडरी वाल, ये मजबूती के लिए इसमें पैक्टिन, लिग्निन सारे कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं। सुबेरिन, सुबेरिन ये फैट का रूप है सुबेरिन। और माइक्रोबॉडीज होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसमें एक माइक्रोबॉडीज होती है स्पीरियोसोम, वो सुबेरिन सीक्रेट करती है। और सुबेरिन तो इतना मजबूत पदार्थ होता है कि उसमें से न तो एयर पास हो सकती है, न वाटर पास हो सकता, और वाटर प्रूफ होता है। पुराने जमाने में कहते थे कोरक कैप, किसी बोतल के ऊपर कोरक कैप लगाए जाते, वो कोरक कैप सुबेरिन या सुबेरा नाम के प्लांट से ही काट काट के वो कैप बनाए जाते थे। उसमें बोतल के अंदर न तो बाहर आता पानी, न अंदर जा सकता था, न वायु अंदर जा सकती थी, न तो लिग्निन, पैक्टिन। पैक्टिन क्या होता है? पैक्टिन आपने कहा कि इस पॉन्ड के अंदर, इस तालाब के अंदर फिसलन बहुत है, काई बहुत है, दुर्घटना हो सकती है, इस तालाब के अंदर मत घुसना। काई के अंदर जो फिसलन आती है, स्लिपरी होती है, वो मटेरियल पैक्टिन ही होता है, जिसके कारण काई का तालाब में ऐसे इस तरह के तालाब में नहीं जाना। तो ये सेकेंडरी में ये सारे डिपॉजिट होते हैं, लिग्निन, पैक्टिन, सुबेरिन, ये मजबूत बना देते हैं सेकेंडरी वाल को। और भी एक मजबूत पदार्थ होता है, वो टर्सरी वाल, तीसरी वाल एक और होती है। तीसरे शब्द पर बहुत है, तीसरी आंख, तीसरा कदम, कई फिल्में बनी। तीसरी वाल और होती है जहां मजबूती का काम लेना होता है प्लांट्स को, जैसे जाइलम है, ये पानी के पाइप में जो जड़ से लेकर ऊपर टॉप लीफ तक जो पाइप जाते हैं, पानी उठाते हैं ऊपर तक ले जाते हैं, वो मजबूत होने चाहिए पाइप। उनकी दीवार में एक थ्रेड भी होती है, टर्सरी, जिसको टर्सरी कहते हैं, टर्सरी वाल भी होती है। टर्सरी वाल के अंदर एक केमिकल होता है जाइलेन। जाइलेन ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है, एक सुबेरिन फैट का होता है, बाकी सारे कार्बोहाइड्रेट हैं, जाइलेन। और इसी के नाम से इन पाइपों को क्या कह दिया गया, जाइलम। जो पानी का संवहन करते हैं रूट से लीफ तक, उन पाइपों को क्या कहते हैं, उन सेल्स को क्या कहते हैं, उनको जाइलम की सेल्स कहा जाता है, ट्रैकीड्स। जाइलम की ट्रैकीड्स में ये जाइलेन नाम का पदार्थ होता है, इसलिए नाम दे गया। ये साल जो किले के बाद जो खाई है, वो इसी प्रकार की खाइयाँ हैं, अलग अलग, एक में पानी भरा है, एक खाली है थोड़ी, ये वो खाइयाँ शत्रु से निपटने के लिए। खास बात यह है कि जब ये जो सेलुलोज बनता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल पैक हो गई, दुनिया से कट गई, अलग हो गई, ये सेल का, इस सेल का कनेक्शन दूसरे सेल से नहीं रहेगा, इसका नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। जब ये सेलुलोज या इकट्ठा होता है और होता है, तो आपने देखा होगा कि क्या स्टोरी ले, जैसे हलवाई जो है, जैसे कोई वो कोई स्वीट की चीज को ऐसे बिखेरता है, चाशनी वगैरह चीनी की यूं बिखेरता है, तो बीच बीच में क्या है कि वो रह जाते हैं ना, पिट से रह जाते हैं, एयर जिसमें आस पार हो सकती है, तो इसके बीच बीच में क्या है, पिट रह जाते हैं इस तरह से, इनको पिट बोलते हैं दीवार, इसमें पिट रहते हैं। और इन पिटों से ही क्या है कि दूसरी सेल या ये सेल
ये इस तरह से कनेक्शन बनाए रखते हैं, पिटों के अंदर से निकल के कुछ छोटे छोटे प्रोटोप्लाज्म जो है वो इनसे दूसरी सेल से कनेक्शन रहता है। ठीक कैसे कि जैसे कि अपने जो बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके अंदर कंड्यूट पाइप डलवाते हैं ना, शुरू में सीमेंट डालने से पहले इलेक्ट्रीशियन को बुला के कहते हैं कि तू कनेक्शन की कंड्यूट पाइप लगा दे, बाद में वो तार लगा के इलेक्ट्रिसिटी चालू कर देता है। वैसे ये इनको क्या कहते हैं, कंड्यूट पाइप्स को डेस्मेटा, ये तो ये वाल के अंदर है, ये मतलब इंटरसेलुलर थ्रू सेल वाल प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस आर कॉल्ड डेस्मेटा। आगे समझ में व्हाट डू यू मीन डेस्मेटा? ये सेल वाल के अंदर ही है। सेल वाल मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा, पीएचडी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, उनके बीच में मिडिल लेवल। अब आइए साहब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले एक थोड़ा फिजिक्स का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। घुलने वाली चीज जैसे शुगर है या जैसे नमक है, पानी के अंदर नमक घोला आपने तो पानी को तो क्या कहोगे, वाटर को कहोगे सॉल्वेंट, घोलने वाला, और नमक को कहोगे आप सोल्यूट, ठोस पदार्थ, ये द्रव पदार्थ। ये घुलने वाला और ये घोलने वाला, ये समझना जरूरी है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए अब किले की दीवार बना रहे हैं हमने, तो इस किले की दीवार जो है प्रोटीन और फैट से बनी होती है। मटेरियल तो ये होता है प्रोटीन, और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल को बहुत गालियां पड़ती हैं, कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, उठाओ। कोलेस्ट्रॉल के बिना सेल बनेगी नहीं। तो प्रोटीन और फैट की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके लिए क्या एक शब्द काम में लेते हैं, डिफरेंशियल परमिएबल। परमिएबल मतलब परमिट आने जाने का, परमिएबल। जो सेल वाल थी ये तो देखिए परमिएबल होती है, घोलने वाले को भी आने देगी अंदर, सेलुलोज जो है सोल्यूट को भी बाहर जाने देगा, आने देगा सेलुलोज। सुबेरिन, लिग्निन, पैक्टिन ये थोड़ा जरूर मना करते हैं, लेकिन इसलिए सेल वाल मेड ऑफ सेलुलोज इज परमिएबल। लेकिन जब अंदर आएंगे दीवार किलेगी तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं डिफरेंशियली परमिएबल। ये डिफर करती है, जैसे अंतर किया जाता नहीं, इसके पास तो पास है, इसके पास वीआईपी पास है, इसके पास थर्ड क्लास का पास है, इसके पास कोई पास नहीं है, तो वो बाहर डिफर किया जाता है। एंट्रेंस के लिए डिफर किया जाता है, अंतर किया जाता है। तो ये डिफरेंशियली परमिट जारी करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हर किसी को अंदर नहीं आने देती। ऐसे ब्रेन की सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि वो तो पूरे यूं डिजिटल डाटा ना के ब्रेन के न्यूरॉन के अंदर आने देती है, ग्लूकोज को और वाटर को, किसी को परमिट नहीं करती वो, वरना तो आदमी पागल हो जाए, तरह तरह को मटेरियल ब्रेन के अंदर जाने लग जाएगा, दूसरे दिन पागल हो जाएगा वो। तो ये ईश्वर की एक सृष्टि है, इसमें स्ट्रक्चर जो बनाए गए हैं वो काम के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जो अपने आगे पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल परमिएबल का मतलब घुलने वाला और घुलनशील। जब मान लो ये मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वाल मत समझिए इसको, वो कहानी गई पढ़ दिया आपने। घुलने वाला ये जो है ये सेल है, ये
इधर जा सके, घोलने वाला इधर आ सके, तब हम इसको क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। ज्यादा कंसंट्रेट से, ज्यादा खारापन से नमक जो है कम खारेपन की तरफ आएगा, यानी सोल्यूट। और पानी जो है ज्यादा सैचुरेटेड पानी जो है ज्यादा तनु की तरफ आएगा, ज्यादा गाढ़ा पानी जो है पतले पानी की तरफ आएगा, ज्यादा कम की तरफ आएंगे, चाहे ये हो चाहे ये हो, तब हम इसको कहते हैं फिजिक्स में डिफ्यूजन। तब एक शब्द काम में लेते हैं डिफ्यूजन, एक शब्द काम में लेते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या है कि ये बोलने वाला जो है इसको तो आजादी है, इसको तो आजादी है, इधर आए बाहर जाए अंदर आए, लेकिन ये सोल्यूट भाई साहब है, ये अंदर ही रहेंगे, कैद है, इनको परमिट नहीं, अलाउ नहीं है। तब हम इस मेम्ब्रेन को कहते हैं सेमी परमेएबल। सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को इजाजत है आने जाने की, सेमी। और एक शब्द हो रहा था डिफरेंशियल परमेएबल, मतलब क्या है, इन दोनों को ये सेल जो है अपने हिसाब से ही परमिट देगी, ऐसा नहीं सोल्यूट भी बाहर जा सकेगा और मैग्नीशियम कैल्शियम इस तरह के जो सोल्यूट है वो भी अंदर आ सकेंगे, लेकिन परिस्थिति सर्कमस्टांस के हिसाब से मेम्ब्रेन जो है इनको आज्ञा देगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी प्रकार से सॉल्वेंट, मुंह चक के सॉल्वेंट बोले मेरे को तो आज्ञा है, ये नहीं, वो सेमी परमेएबल में, डिफरेंशियल परमेएबल में नहीं है ये आज्ञा। तो आप समझ गए होंगे कि डिफरेंशियल परमेएबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये ओस्मोसिस, मतलब इससे काम हो गया। ये आपको काम पूछे कि क्या डिफ्यूजन का भी काम है, भाई इसका सेमी परमेएबिलिटी का काम है, डिफरेंशियल परमेएबिलिटी का काम है, ओस्मोसिस का भी काम है इसका, डिफ्यूजन का काम है इसका, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करती है। एक्टिव शब्द अभी तो आने जाने वाला जो है हमें कंसंट्रेशन के हिसाब से बताया था कि ज्यादा कंसंट्रेशन है, कम कंसंट्रेशन की तरफ आ जाएगा ज्यादा वाला, लेकिन ज्यादा कंसंट्रेशन है ऑलरेडी सेल के अंदर, फिर भी उसके अंदर और ठूंसना है तो ताकत लगेगी, एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी एटीपी से आएगी, इसलिए उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। जहां आना जाना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऊर्जा से होता है, धक्का देके होता है, उस ट्रांसपोर्टेशन को, आवागमन को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बस इतना काफी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, आगे अपने को कचड़े में नहीं पड़ना, बस कि ऊर्जा जहाँ आवश्यकता हो ठूंसने के लिए वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, बस। अब आते हैं अंदर, किले के अंदर आ गए हो आप, वाल भी बना दिए, मेम्ब्रेन भी बना दिया आपने, मतलब दीवार भी बना दी है किले की। और किले की मेम्ब्रेन के अंदर क्या है कि वाल में और मेम्ब्रेन में आपने रोड भी बना दिए, दरवाजे भी बना दिए, चैनल भी बना दिए आपने, चैनल कहते हैं वो, और आपने रिसेप्टर भी लगा दिए, मतलब खिड़कियां भी लगा दी। रिसेप्टर मतलब जैसे वायरस जो होता है वो खिड़कियों से अंदर आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खिड़कियों से अंदर आता है चोरी छुपे, और फिर सारे सिस्टम को, इसको एंडोप्लाज्मिक, ये आपका नहीं है, ये सब मेरा है, हैक कर लेता है वायरस, और अपना ही मल्टीप्लिकेशन जारी रखता है। तो सेल के काम काज सब बंद करो, वो वायरस का मामला था। प्रोटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके और सेल वॉल के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो मटेरियल होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इस मटेरियल के लिए कहा था जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म है।
साइंटिस्ट ने बोला था प्रोटोप्लाज्म। तो इसको दो, ये अभी अपने क्या है कि साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, राजा को बाद में पढ़ेगी न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पहले जो तरह तरह के पॉइंट्स हैं, खेती के है, नागरिक है, घुड़सवार है, हाथी है, सेना, शस्त्रागार, धन रखने का स्थान वगैरह वगैरह, ये पढ़ लेते हैं किले के अंदर बाहर बाहर, और उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसको कहते हैं बीचों बीच राजा वाले को न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जीवन का एक भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था पुरकेंजे साइंटिस्ट ने, पीपी याद रखने के लिए पुरकेंजे साइंटिस्ट ने दिया था ये। तो प्रोटोप्लाज्म को दो रूप में पढ़ लेते हैं, भौतिक गुण होते हैं इसके और रासायनिक गुण होते हैं। तो भौतिक गुण का मतलब देखने से, ऐसे टचिंग करने से कैसा लगता है। ये इसमें मैग्नीशियम के, सोडियम के, इनके क्रिस्टल होते हैं। तो इसको प्रोटोप्लाज्म को क्रिस्टलीय कह सकते हो आप। और एक मोटा घोल हो सकता है, मोटे घोल को कोलाइडल कहते हैं ना, जैसे गोंद जो होता है वो चिपकने वाला गोंद पानी में घोलते हैं तो मोटा मोटा लसा लसा सा पदार्थ बन जाता है, लसा लसा पदार्थ हो जाता है, उसको जेल रूप में कहते हैं, जेल। और ज्यादा पतला हो जाता है तो उसको सोल कहने लग जाते हैं। इसमें जो मतलब छोटे कण नहीं होते इसमें घुलने वाले, सॉल्वेंट जो है इस सॉल्यूट के अंदर छोटे नहीं होते। 0.1 to 0.001 माइक्रोन तक की जो साइज के किसी सॉल्वेंट में घुले रहते हैं उसको कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, कोलाइडल, याद रखना है। तो प्रोटोप्लाज्म को भौतिक रूप से क्या कह सकते हैं, क्रिस्टलीय कोलाइडल है ये, क्रिस्टलीय कोलाइडल है ये। क्रिस्टलीय पाए जाते हैं और कोलाइडल स्ट्रक्चर भी है। जेल कब बन जाता है ये, 0.00 म्यूज जब बड़े बड़े होते हैं कण, तो ये 0.1 से 0.001 तक का जो भी है वो कोलाइडल नाप कहलाएगा। और ये जब दूर दूर होंगे तो पतला हो जाएगा घोल, तब उसको सोल कहेंगे। और जब वो यही कण जो पास पास आ जाएंगे तब इसको ये गाढ़ा हो जाएगा, लसा लसा हो जाएगा, तब इसको हम जेल कहेंगे। तो सोल जेल सोल में बदल जाता है, सोल जेल में बदल जाता है। एक दूसरा स्ट्रक्चर और भी होता है भौतिक गुणों में। ब्राउन नाम का साइंटिस्ट था, उसने कहा कि इस साइटोप्लाज्म में जो कण है वो एक प्रकार से लाइव होते हैं और वो ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे इस प्रकार से टक्कर खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे लाइट के अंदर जो है धूल के कण दिखते हैं ना, इस तरह से घूमते फिरते, ठीक इसी प्रकार से प्रोटोप्लाज्म के जो कण हैं वो सेल में इस तरह से घूमते रहते हैं। इसको कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट। इससे फायदा ये होता है कि ऐसा नहीं कि एक सेल है और ये कण जो है तलछट के रूप में सेल के नीचे पेंदे पर बैठ गई और सेल बेकार हो गई, ऐसा नहीं होने देता ये ब्राउनियन मूवमेंट प्रोटोप्लाज्म का। रासायनिक गुणों में बताया हुआ है कि प्रोटोप्लाज्म यानी अपने अंदर क्या है, कितने एलिमेंट्स, 27 एलिमेंट्स मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन का एलिमेंट है, कार्बन, उसके बाद में हाइड्रोजन, उसके बाद में नाइट्रोजन 3.3 और कैल्शियम और फास्फेट जो है वो 1 पॉइंट के आसपास मिलते हैं। फिर और पॉइंटों में आ जाते हैं, आयरन है और क्लोरीन है, आयोडीन है, ये फिर 0.00 में आ जाते हैं। ये 27 रासायनिक तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसी रासायनिक गुणों में कार्बनिक यौगिक होते हैं सारे, प्रोटीन, फैट और वसा। जैसे एल्बुमिन प्रोटीन आरबीसी के अंदर खूब पाया जाता है, प्लाज्मा में एल्बुमिन। तो कार्बनिक पदार्थ भी इसमें पदार्थ होते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों ही होते हैं रासायनिक होते हैं ये।
तो ये प्रोटोप्लाज्म का आपने थोड़ा सरसरी निगाह डाल ली। अब आइए आप साइटोप्लाज्म के अंदर जो जिंदा तैरते ऑर्गन है, ऑर्गेनली, ऑर्गन तो बड़ा हो गया, ऑर्गेनली, ऑर्गेनलीज बहुवचन, तो ऑर्गेनली छोटा ऑर्गन साइटोप्लाज्म के अंदर है, सेल के अंदर है, न्यूक्लियस और उसके बीच में। मैंने कितने ऑर्गेनली लिखे हैं यहाँ पर, याद करने के लिए मैंने एक टेबल फॉर्म में कर दिया इसको, और इसको आप नोट्स वगैरह बनाओ, याद रखो तो आपको एकदम से याद रह जाएगा ये कि हर ऑर्गेनली के 4 पार्ट कर दिए मैंने। इसकी खोज कौन से साइंटिस्ट ने की, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका कार्य क्या है, कार्य के अनुसार स्ट्रक्चर है, और कोई उसके बारे में विशेष बात है वो इसमें आप डाल सकते हो, लिख सकते हो। तो सबसे पहले लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको खोज करने वाले साइंटिस्ट जो थे, 3 नाम जुड़े हैं भाई इससे। कोलिकर ने देखा माइक्रोस्कोप से और उसको कहा कि इसके अंदर एक ऑर्गन घूम रहा है। कोलिकर ने देखा, अल्टमान जो था उसने उसका स्ट्रक्चर बता दिया और उसका नाम बायोप्लास्ट कर दिया, बायोप्लास्ट। तो बाद में कहा कि प्लास्टिड भी प्लास्टर, ये बायोप्लास्ट समझ में नहीं आ रहा, ये प्लांट्स में प्लास्टिड है, ये क्या जानवरों के प्राणी कोशिका के प्लास्टिड है ये। तो नाम बदला फिर बेंडा ने, उसने नाम रखा इसका माइटोकॉन्ड्रिया। संरचना में इसके डबल मेम्ब्रेन, सारे ऑर्गन्स में डबल मेम्ब्रेन या सिंगल मेम्ब्रेन का खेल रहेगा। लास्ट वाले जो है दोनों, ये 6 तो सारे का, ये इधर तो डबल मेम्ब्रेन में रहते हैं और उधर वाले सिंगल मेम्ब्रेन कवर में रहते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन का मतलब जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, बाहर की लेयर और अंदर की लेयर इस तरह से झुर्रीदार, इस तरह से ये अंगुलियां निकल रही हैं, ये अंदर की लेयर झुर्रीदार है, रिंकल्ड है, ये रिंकल्ड है। और इन्हीं झुर्रीदार जो अंगुलियों जैसे प्रवर्ध है, इनके ऊपर आल्पिन जैसे स्ट्रक्चर लगा होता है। उसको F1 या ऑक्सीजन ये रखते हैं और हाइड्रोजन लेकर उसको मिलाते हैं, पानी बना देते हैं ऑक्सीसोम, इसलिए इसका नाम ऑक्सीसोम है। इनका आल्पिन की तरह से होते हैं ये, इस तरह से। ये टॉप लेवल आल्पिन का टॉप हो, वैसे ये मिडल भाग है और ये बेस जो इस अंगुली के ऊपर लगा हुआ है ये। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। विशेष चीज इसके बारे में, ये स्ट्रक्चर हो गया और इसका कार्य, इसका काम होता है रासायनिक ऊर्जा पैदा करना, एटीपी बनाना, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन मिलाना और बनेगा क्या, एटीपी। ये रासायनिक अणु है। अब अपने सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं हो रहे हैं, तो एटीपी धड़ाधड़ ऊर्जा कौन दे रहा है आपने को, ये एटीपी दे रहा है। टी का मतलब होता है ट्राई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी डाई 2। इसके अंदर जो है एक फास्फोरस और मिला दिया जाता है तो टी हो जाता है, डी टी में बदल जाता है। इसका मतलब इसमें एनर्जी आ गई।
और जो एनर्जी अपने को पढ़ने लिखने में दौड़ने में खर्च कर देता है तो यही एटीपी डी में बदल जाता है, एटीपी एडीपी। तो ये एटीपी वाला जो सामान है ये कौन बनाता है? यही माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक ऐसी सेल जिसको पावर की जरूरत है, बॉडी को देने के लिए पावर सप्लाई करता है, चलने फिरने के लिए, मूवमेंट के लिए पावर चाहिए, वो सेल हिस्सेदारी पार्टिसिपेट करती है। उसमें कौन सी ऑर्गेनेली सबसे ज्यादा होगी? आप लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी में बदलता रहता है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके। और रद्दी पदार्थ क्या निकलता है? पानी। ये अंगुलियां जैसी है ना, इसमें अंदर पानी इन अंगुलियों के अंदर बनता है। और एटीपी, ये जो ऑक्सीसोम जो मैंने आल्पिन बताई है, इसमें एटीपी बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के एक ग्रेडियंट बनता है, स्पेशल प्रकार का आकर्षण पैदा किया जाता है। तो उसमें क्या है कि वो पानी बन जाता है इलेक्ट्रॉन से। ये रद्दी पदार्थ बनते हैं ये। तो अब यहां बात आ गई संरचना की, तो अपने को क्या है कि इस संरचना को कार्य के हिसाब से देखना पड़ेगा। ये था माइटोकॉन्ड्रिया है, ये लेमिली है अंदर अंगुली जैसी, इसके ऊपर ऑक्सीसोम है ये। तो इनर चेम्बर है माइटोकॉन्ड्रिया, इनर चेम्बर है। यहाँ क्रेब नाम का साइकिल साइंटिस्ट ने बताया था। क्रेब, केकड़ा नहीं था, इसका नाम ही क्रेब था। क्रेब साइकिल से इसने खोज करके बताया कि यहाँ को एंजाइम होते हैं। सारा शरीर एंजाइम्स और हार्मोन से तो चलता अपना। को एंजाइम होता है। इस को एंजाइम में क्या होता है कि हाइड्रोजन जोड़ देता है। को एंजाइम प्लस H2, तो ये रिड्यूस हो गया ना, को एंजाइम रिडक्शन हो गया, रिड्यूस हो गया, मतलब मर गया एक प्रकार से। उसको वापस जिंदा करना है, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन का मैंने बताया था, या तो हाइड्रोजन ले ले तो रिड्यूस हो गया। मैंने बताया था हाइड्रोजन को एक आप पॉइजन मानिए, इलेक्ट्रॉन को आप पॉइजन मानिए। तो किसी केमिकल ने, को एंजाइम ने जो इलेक्ट्रॉन ले लिए या हाइड्रोजन ले ली तो रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया उसका। अब वापस जिंदा करोगे तो ऑक्सीडाइज होएगा, उसको ऑक्सीजन दी। इसका जहर जो है वो ऑक्सीजन पी जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन। तो उसको फिर ऑक्सीडाइज कर दिया। किसने किया? ऑक्सीजन ने किया। तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाला चक्कर कौन से ऑर्गेनेल में चलता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कोएंजाइम का किस ऑर्गेनेल में चलता है? बोलो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर चलता है? बोलो इनर कैविटी में चलता है। तो फिर ये रिड्यूस, इनर कैविटी में तो रिड्यूस हो गए, ये मर गए कोएंजाइम। तो इनको वापस जिंदा कहाँ किया जाता है? बोलो ये जो आल्पिन है ये F1 या ऑक्सीसोम जिसको कहते हैं, ऑक्सीसोम, यहां पर इनको ऑक्सीजन देते हैं हाइड्रोजन को। अपने सांस लेते हैं, ये ऑक्सीजन सेल के अंदर जाती है। ये ऑक्सीजन यहाँ ओल्पिन के ऊपर जाकर मिलती है, यहाँ इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं इसको। ओल्पिन के ऊपर मिलती है इस हाइड्रोजन को, और ये इस अंगुली के अंदर पानी बन जाता है। ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन
और ये कोएंजाइम ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन ले लेता है, पानी बना देता है, और कोएंजाइम अलग हो जाता है, वापस ये कार्रवाई क्रेब में आ जाता है, चलती रहती है। अब कोई वैसे ये ज्यादा है, लेकिन ये कार्रवाई थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन एक साइटोक्रोम तंत्र होता है, साइटोक्रोम सिस्टम, इससे ईटीएस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसमें क्या है, साइटोक्रोम एक पदार्थ होता है सी, साइटोक्रोम सी, ये लोहे और प्रोटीन से बना होता है साइटोक्रोम, और कोएंजाइम क्यू ये क्या करते हैं कि वो रिड्यूस कहाँ गया, कोएंजाइम H2 ये मरा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन समझिए आप, H प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको ये C और Q है, ये गाड़ी रखते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को आगे से आगे ढोलते रहते हैं, इसको आगे से आगे पास करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इन गाड़ियों के मार्फत डोलता रहता आगे से आगे। और इसमें साइटोक्रोम जो B, C, A3 इस तरह के साइटोक्रोम भी लगते हैं। तो जब इस पर इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो यहाँ क्या है कि आयरन, मैंने बताया ना आयरन और प्रोटीन का बना होता साइटोक्रोम, तो इसमें जो आयरन है Fe, हाँ मैं ये बता दूं आपको कि आयरन जो है 36 इलेक्ट्रॉन रखता है, सॉरी 26 न्यूट्रल है, 26 प्रोटॉन है, 26 न्यूट्रॉन है, 26 इलेक्ट्रॉन है, 26 प्रोटॉन है, प्लस कितने हैं 26, माइनस कितने हैं 26, न्यूट्रल हो गए ये। अब इसमें से दो कम कर दो, निकल गए, और आयरन का निशान Fe होता है, तो इसके ऊपर प्लस का 2 हो गया, प्लस का 2। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन आया और एक इलेक्ट्रॉन और ले गया, इसका जहर कम कर दिया Fe का, तो 3 हो जाएगा। फिर इधर इलेक्ट्रॉन सी में आया, ये 3 पर आ जाएगा, ये 2 पर आ जाएगा, ये 2 पर आएगा, ये 3 पर आ जाएगा, 2 पर आएगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से चक्कर काटता रहेगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, F1 ऑक्सीसोम स्ट्रक्चर होता है। और अंत में क्या है कि ऑक्सीजन आएगा, उस इलेक्ट्रॉन को इनके मार्फत ले लेगा C और Q से, और पानी बन जाएगा, और ये फ्री हो जाएगा यहाँ से, और एंजाइम फिर से क्रेब में आ जाएगा, ये फिर से अपने सांस ले रहे हैं, ATP बना रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन कूदता है इधर से चक्कर काटता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होता है, यही ATP बनती है। जब सांप का जहर हो या साइनाइड जैसा तीखा जहर हो, वो खा लेता है आदमी तो तुरंत मर जाता है ना, तो तुरंत मरने वाले जो पॉइजन है वो सीधे के सीधे क्या करते हैं, ETS को बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम बंद, और डेथ, इंटरनल रेस्पिरेशन हो नहीं रहा। तो सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया का अटैक करते ही। इसमें विशेष बात ये कि ये जो ऑर्गेनेली है, एक राइबोसोम को छोड़कर प्रोकैरियोट जो शुरू की जो सेल है, इसमें ये ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते, यूकैरियोट में पाए जाते हैं। सारों के लिए लिख देना आपको कि यूकैरियोट में ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते हैं, प्रो में नहीं पाए जाते, ये सारे के सारे। और थोड़ा बहुत राजा जैसा लक्षण भी पाया जाता है, इसमें थोड़ा सा DNA भी पाया जाता है इसमें, क्योंकि सारा एनर्जी और सारा काम धाम तो इसी के ऊपर है। सेनापति तो यही है जो एनर्जी दे रहा है अपने को। तो माइटोकॉन्ड्रिया में DNA भी पाया जाता है। केंद्रक के अलावा साइटोप्लाज्म में DNA कहाँ पाया जाता है? एक तो पढ़ लिया आपने माइटोकॉन्ड्रिया,
दूसरा आपको प्लास्टिड पड़ेंगे प्लांट्स में, उसमें पाया जाता है। ये जंतु की कोशिका में नहीं होता है। गोल्गी बॉडीज या सोम एक ही बात है, पर्यायवाची है। सोम का मतलब बॉडी या बॉडी का मतलब सोम। डिक्टियो मतलब जाड़ जैसा, इस तरह से यूं जाल, डिक्टियोसोम। प्लांट्स में इसको डिक्टियोसोम भी कहते हैं। गोल्गी कैमिलो नाम का साइंटिस्ट था, इसने ये बताया था देखकर। और इनका काम जहाँ सिक्रीशन ज्यादा होता है ना, एंजाइम्स का, सिक्रीटरी किसी प्रकार का सलाइवा है या लसलसा बनाने का है, जैसे स्पर्म का जो हेड होता है आगे एक्रोसोम कहलाता है, उसमें उस सेल के अंदर गोल्गी बॉडी या जिसको डिक्टियोसोम प्लांट्स में कहते हैं, वो ज़्यादा पाया जाता है। डबल मेम्ब्रेन का जाली जैसा होता है, सिक्रीशन वाली जो सेल्स ज़्यादा काम करती है उसमें ज़्यादा पाए जाएंगे। आगे आते हैं और भी प्लास्टिड्स, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह से इम्पोर्टेंट है। शिम्पर साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्लास्टिड को बताया था कि भाई क्लोरोफिल जो है भोजन बनाने में, फोटोसिंथेसिस में काम आता है, और उसी ने इसका नाम रख दिया प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है एक डबल मेम्ब्रेन की थैली होती है। इस थैली में जो पदार्थ होता है मटेरियल, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। इसी स्ट्रोमा में ग्लूकोज बनाया जाता है। और इस तरह से जैसे अपने कहीं बारात में वगैरह खाना खाने जाते हैं बैंकेट हॉल में, तो ये प्लेटें जची रहती है इस तरह से। ये प्लेटें जची रहती हैं। ऐसी प्लेट्स, इन प्लेट नहीं कहकर इनको ग्रेना कहते हैं। ग्रेना, ये क्या है? ग्रेना। एक को ग्रेनम, बहुत सारी ग्रेना बहुवचन, और एक को ग्रेनम कहते हैं। इसको थाइलोकाइड्स भी कहते हैं। थाइलोकाइड्स, थैलो में थाली, थालियों का एक दूसरे में रखी हुई थालियां। तो ये कोई ऐसे फ्रेट लेमिले से जुड़े रहते हैं, इस तरह से कोई एक इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है इनका, फ्रेट लेमिले। और बाकी लेमिली इस तरह से एक दूसरे के ऊपर थाली की तरह से थाइलोगोड्स में रहती हैं। इन थाइलोगोड्स जो होती है, जैसे एक प्लेट है, इसमें से लिया आपने और देखा, तो थाइलोगोड्स या ग्रेनम के ऊपर जो है क्लोरोफिल होता है। भोजन तो थाली में ही होगा, क्लोरोफिल थाली में ही है थाइलोगोड्स में। और प्रकाश संश्लेषण से ये फोटोफॉस्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन क्या है? एडीपी, दो फास्फोरस में एक और फास्फोरस मिला दिया जाए तो एटीपी बन जाता है, ट्राई हो जाता है, उसको फास्फोराइलेशन कहते हैं। फास्फीकृत, फास्फोफोटोराइलेशन, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन है। सूर्य के प्रकाश से एडीपी एटीपी बनाता है इस थालियों में। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऑक्सीजन से सांस लेने से एडीपी से एटीपी बनता है, इसलिए उसको ऑक्सीडेशन से बनता है, इसलिए उसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। दोनों में ये अंतर है। प्राणी कोशिका में फास्फोराइलेशन, एटीपी कैसे बनता है? ऑक्सीडेशन से। अच्छा, प्लांट्स में कैसे बनता है? बोले फोटो से, फोटोफॉस्फोराइलेशन से बनता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनता है एटीपी। और यहाँ वही कोएंजाइम रहते हैं, जब रात को अंधेरा हो जाता है, जो कोएंजाइम मरे हुए होते हैं, उनसे हाइड्रोजन जो है छुड़ा ली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, और ग्लूकोज बना लिया जाता है इसमें।
प्लास्टिड, इस स्ट्रक्चर में भोजन का निर्माण होता है। प्लास्टिड इनको कहते हैं प्लास्टिड। ये क्या है कि 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूको, ल्यूको, अभी ये ग्रीक शब्द है। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, व्हाइट ब्लड का कोस्टल्स होते हैं ना अपने, उसको भी ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो ल्यूकोप्लास्टिड और क्रोमोप्लास्टिड। क्रोमो का मतलब क्या होता है, रंग, कलर। क्रोमोप्लास्टिड इसमें आ जाते हैं आप क्लोरोप्लास्ट कह दो, नारंगी है वो कैरोटीन से, कैरोटीन एक केमिकल है वो उसमें क्रोमो में रहता है, और हरा जो है वो उसमें क्लोरोफिल में रहता है। कैरेटिनोइड कई टाइप के होते हैं, पीले रंग के या नीले रंग के, इस तरह से कैरोटिनोइड। तो क्रोमो उनमें जो केमिकल भरा रहता है उसके हिसाब से क्रोमोप्लास्ट हो गए वो ये। और ये ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये 3 प्रकार के हो गए। ल्यूकोप्लास्ट पूछ सकता है कि ल्यूकोप्लास्ट की क्या जरूरत है, मतलब फूड प्रिजर्वेशन के लिए। आलू में क्या है, आलू की सेल, बोलो फूड है ना, स्टार्च है, अमाइलो है उसमें भाई, अमाइलो भरा हुआ है इन प्लास्टिड में, इसलिए इनको ल्यूकोप्लास्टिड कहते हैं। फैट भरा हुआ तेल में, सरसों के और उनके बीज में से, तो उसको इनको फिर इलाइयोप्लास्टिड कहते थे, इलाइयोप्लास्टिड कहते थे। तो प्रोटीन भरा हुआ तो प्रोटीन प्लास्टिड कहते थे। इसी के ल्यूकोप्लास्ट को कई नाम हो गए। क्रोमो के भी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, थाइलोकोइड में बताया मैंने, क्लोरोफिल। इनका जब रासायनिक स्ट्रक्चर देखें रंग क्रोमो का, तो देखिए क्लोरोफिल के अंदर क्या है, कार्बन के एक क्लोरोफिल अणु में 55 कार्बन होते हैं क्लोरोफिल में। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक पतंग होती है ना, जिसके पीछे पूंछ लगाते हैं इस तरह से। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ऐसे पतंग होता है, और बीचों बीच क्या होता है, मैग्नीशियम। ये सारे कार्बन के C55 तक हो जाते हैं, मतलब एक लाइन पर C55, 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 बीच में मैग्नीशियम जुड़ा रहता है। ये पतंग बन गई, नीचे पूंछ होती है, जिसको फाइटोल कहते हैं, टेल, फाइटेल या फाइटोल, याद रह जाएगा। क्लोरोफिल, इस तरह के पतंग जो है थाइलोकोइड्स में पड़े रहते हैं। और एक दूसरे, ये तो क्लोरोफिल का हो गया, जो 55 के बने होते हैं। एक होता है कैरोटीन। गाजर का रंग कैसा होता है, गाजर में कैरोटीन होती है, विटामिन ए ही है ये कैरोटीन। इसमें कार्बन के 40 मॉलिक्यूल होते हैं, 40। क्लोरोफिल में 55 होती है, इसमें 40 होते हैं। और एक होता है कैरेटेनॉइड, कैरेटेनॉइड, इसमें इस शब्द में ओ आ गया तो इसका मतलब C40 में प्लस ऑक्सीजन और होती है। होते तो कार्बन के 40 है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन साथ में होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कैरेटेनॉइड। ये क्या है कि जो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होना चाहिए, मतलब क्या है कि एनर्जी लेता है प्रकाश से, ये एनर्जी लेते हैं और क्लोरोफिल को दे देते हैं ये लोग। तो जो निचले तबके के जो नीले हरे साइनोबैक्टीरिया वगैरह हैं, उनमें क्या है कि सिर्फ ये कैरोटीन और कैरोटीनॉइड होते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये एनर्जी से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर लेते हैं, वरना क्या क्लोरोफिल होता है तो ये एनर्जी को क्लोरोफिल को दे देते हैं। ये इसका केमिकल आ गया क्लोरोफिल का। तो पढ़ने के लिए इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, प्लास्टिड, शिम्पर वाला और ये मेंडा वाला है माइटोकॉन्ड्रिया।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सेल भी तो पिचक सकती है, यूं हो सकती है, थैला ही तो है, बैग ही तो है, लेकिन नहीं होता क्योंकि सेलुलर जो स्केलेटन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है, पोर्टर ने बताया था। तो ये इस तरह से ये सेल है, ये मेम्ब्रेन तक आ जाता है, ये जाल, ये जाल, और ये मान लो न्यूक्लियस पड़ा है यहाँ पर थोड़ा किनारे पर, क्योंकि यहाँ वैक्यूल्स आ गई। प्लांट्स में ऐसा होता है, किनारे पर पड़ा रहता है राजा का महल, उनको वैक्यूल्स कहते हैं। तो ये वैक्यूल्स जो है इस तरह से, ये झिल्ली से उसमें पानी वगैरह भरा रहता है, इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। टोनोप्लास्ट के अंदर पानी वाणी ये सॉल्यूशन वगैरह गिरा रहता है, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, और ये वैक्यूल कहते हैं इसको। और ये जो न्यूक्लियस है इससे भी कॉन्टेक्ट, न्यूक्लियर वाल से भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉन्टेक्ट करती है, एक कंकाल का काम भी करती है और ये प्रोटीन संश्लेषण भी करती है। ये दो प्रकार की होती है, स्मूथ और खुरदरी। तो स्मूथ में तो क्या है कि राइबोसोम नहीं लगे होते हैं, और खुरदरी होती हैं उसमें इस तरह से दाने लगे होते हैं, राइबोसोम, आरएनए और प्रोटीन, राइबोसोम ये लगे रहते हैं। यहाँ प्रोटीन निर्माण होता है, डायरेक्शन राजा से आता है डीएनए से, और आरएनए अंदर से आता है, ये डायरेक्शन दिया राजा ने, यहाँ पे क्या है प्रोटीन बनता है, एंजाइम बनते हैं, हार्मोन बनते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या योगदान हो गया कि प्रोटीन संश्लेषण भी में भी हेल्प करती है ये। और जब ये सेल डिवीजन में, जब सेल डिवीजन होता है कि ये अब ये दो में बटेगा ये न्यूक्लियस, तो ये क्या है, आधी इधर आ जाती है, आधी इधर आनी शुरू हो जाती है। जब आना जाना शुरू हो जाता है, आधा आधा हो जाओ भाई, तब समझो कि ये डिवीजन का प्लेन बना रही होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अरे भाई, रेटिकुलम का मतलब होता है जाड़, और एंडो प्लाज्मा के अंदर एंडो, एक्सोबार होता है, एंडो का जाड़ होता है, जो स्केलेटन होता है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इतना काफी है इसका पोर्टर का। इसमें 3 टाइप की होते हैं, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स गोल गोल, और ये आपकी ग्रेन्यूली, ये 3 टाइप की सिस्टर्नी कहते हैं, सॉरी सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, ये 3। इसमें कुछ ऐसी हो जाती हैं, कुछ ऐसी मोटी हो जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं। ये सिस्टर्नी है, ये ट्यूब्यूल्स है, ये गोल है वेसिकल। इनका स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब आइए अब राइबोसोम, इन्होंने राइबो बॉडीज नहीं कह गए, राइबोसोम लिख दिया पेलाडे ने। राइबोसोम मतलब आरएनए और प्रोटीन का बना होता है राइबोसोम। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, जो प्राइमरी होती हैं, उसमें क्या है कि राइबोसोम का जो स्वेजबर्ग था साइंटिस्ट, तो उसने इस तरह से बताया था कि भारीपन, घनत्व, डेंसिटी, तो ये 70s का होता है ये, और ये दो यूनिट में बदल जाता है, ये 30 और 50। एस का मतलब है स्वेजबर्ग गुणांक, 10 ज्यादा होता है, इसमें टुकड़े हो जाते हैं, ये छोटा टुकड़ा है, बड़ा टुकड़ा। प्रोकैरियोट में ये तो कुछ नहीं होता, वो भी कुछ नहीं होता, सिर्फ यूं समझिए कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में समान क्या होता है कि राइबोसोम जो ऑर्गेनली है वो समान सी होती है, क्योंकि यूकैरियोट में 80s का राइबोसोम होता है, 80s, और इसके छोटे वाला टुकड़ा है 40 का होता है, और बड़े वाला टुकड़ा है वो 60s स्वेजबर्ग का होता है ये राइबोसोम। ये आरएनए अंदर से आता है, राइबोसोम के ऊपर जो है सारे राइबोसोम इकट्ठे हो जाते हैं, इस तरह से पॉली राइबोसोम बना देते हैं, पॉलीसोम बना लेते हैं, उस पर प्रोटीन बनता रहता है, वो अपने काम आता रहता है। अब आइए आप सेंट्रोसोम। सेंट्रो का मतलब कि सेंटर में
न्यूक्लियस को आप सेंटर में मानते हो, प्राणियों में सेंटर में मानते हो आप न्यूक्लियस को। ये न्यूक्लियस है। यहाँ सेंटर में क्या है कि एक इस तरह की दो बॉडी होती है और चारों तरफ क्या है कि प्रोटीन सा घिरा रहता है इसमें। ये दो बॉडी होती हैं, इसको सेंट्रियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओल्स। सेंट्रियोल्स हो सकता है ओला भी इस नाम से निकला हो। सेंट्रियोल्स। जब डिवीजन होता है सेल्स का, एक से दो, इधर ये वाली इधर वाली, तो ये क्या है कि इधर आ जाता है एक ग्रेन्यूल, और ये मेम्ब्रेन गायब हो जाती है और उनके बीच में इस तरह से धागे बनाती हैं दोनों को, इस तरह से। एक इधर आ गया, एक वहीं रह गया। सेंट्रियोल्स में दो स्मॉल स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है, एक इधर आ जाता है, एक उधर रह जाता है। और ये स्पिंडल बनाने का, ये सेल डिवीजन में ही काम आता है। सेंट्रोसोम का काम क्या है कि सेल कार्य भी क्या लिखोगे, सेल डिवीजन के समय स्पिंडल बनाने में काम आता है, धागे बनाने में काम आता है, जिसके ऊपर क्रोमोसोम लटके रहते हैं। सेंट्रोसोम, जिसमें मतलब सेल डिवीजन के समय पोल का निर्धारण सेंट्रोसोम करता है। ये एक पोल, ये दूसरा पोल, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल टाइप हो गया। ये पोल निर्धारण सेंट्रोसोम करता है, ये काम है इस ऑर्गेनेली का। लाइसोसोम, लाइसो का मतलब गोल लेना, लाइसो LYSO, लाइसो का मतलब है डिजोल्व, गोल लेना। गोलने वाला बॉडी क्या है? ये एक परत का ही होता है भाई, डबल परत नहीं होती लाइसोसोम में, एक ही होता है। DDUA साइंटिस्ट ने खोजा था, इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। ये जो कोशिका, ये 4 प्रकार के होते हैं वैसे। प्राइमरी लाइसोसोम, इसमें 50 तरह के एंजाइम होते हैं गोलने वाले, एक थैली के अंदर। यूँ समझिए कि जैसे होता है ना वो कि किसी के मुंह पर एसिड फेंक दिया या होली के ऊपर गुब्बारा फेंक दिया पानी का भरा हुआ, तो ऐसे एक थैली होती है जिसमें दुनिया भर के एंजाइम होते हैं लाइसोसोम में, और वो फट जाता है। फटते ही क्या है कि कोशिका को ऑटोलाइसिस कर देता है। ऑटोलाइसिस लाइसोसोम में होता है। वो जब ट्रिगर आ जाता है, निशान आ जाता है कि अब इस कोशिका को कोई काम नहीं है, खराब करेगी, ये कैंसर बना सकती है, इसको नष्ट करो, तो ऑटोलाइसिस में क्या थैली फट जाती है लाइसोसोम वाली, खत्म हो जाता है, और फिर कचरा बच जाता है, उसको रेजिड्यूल लाइसोसोम कहते हैं। तो ऑटोलाइसोसोम, रेजिड्यूल लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, 4 टाइप के होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम क्या करता है कि ये फंजाई वगैरह वो होती है ना, फंजाई वगैरह, तो ये बाहर सेप्रोफाइटिक होती है, बाहर का जो खाना है वही बाहर फेंक देती है ये लाइसोसोम को, तो घुल जाता है, फिर उसको सक कर लेती है, वो प्राइमरी लाइसोसोम करता है। तो पिनोसाइटोसिस, लिक्विड को अंदर लेना, फैगोसाइटोसिस, ठोस को अंदर लेना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम भी है। ये किसकी हेल्प से करती है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइसोसोम की हेल्प से करती है। DDUA ने बताया था, उसको नोबेल प्राइज मिला था। तो कैंसर को ठीक करने के जो जंतर मंत्र चल रहे हैं, खोज चल रही है, वो लाइसोसोम के बेस पर ही है कि कैंसर की कोशिका वहीं खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, इस तरह की चल रही है लाइसोसोम के ऊपर। अब आइए माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज मतलब कई प्रकार की छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, सिंगल परत से होती हैं, विशेष काम करती हैं। जैसे परऑक्सीसोम जो पौधों के अंदर क्या है कि ऑक्सीडेशन या सांस लेने, फोटो रेस्पिरेशन ज़्यादा ये हानिकारक होती है पौधों में, टॉलबर्ट ने खोज किया था। फिर क्या है कि स्टार्च खुद ही जलाते रहते हैं, खुद ही काम में लेते रहते हैं, खुद ही ऑक्सीडेशन करते रहते हैं। परऑक्सीसोम ज़्यादा फोटो रेस्पिरेशन होता रहता है, टॉलबर्ट ने बताया। बीवर्स ने क्या है, ग्लायो का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। जितने भी तेल वाले जो फसलें हैं,
तिलहन की जो फसलें उनके बीज में ये ग्लाइसोसोम होते हैं। तो पूछ सकता है वो ग्लाइसोसोम माइक्रोबॉडीज मिलेगा अनाज, दाल, तिलहन, इनमें से किसी में भी नहीं। तो ग्लायो का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। इस तेल को, फैट को ग्लायो में बदलने का काम ग्लाइसोसोम करते हैं। सोम का मतलब बॉडी, समझते हैं। जो उगता है सरसों का, तो सरसों का जो बीज है, सीड है, उसमें तो फैट होता है। तो वो फैट जो है कार्बोहाइड्रेट में बदलता है पानी और टेम्परेचर के हिसाब से, जर्मिनेशन होता है और फिर सरसों का पौधा बन जाता है। तो उसमें माइक्रो बॉडी, तिलहन के सीड में कौन सी बॉडी ज़्यादा होती है गौरव साहब? ग्लाइसोसोम ज़्यादा होती है। स्पीरियोसोम भी होती है, मैंने बता दिया था आपको। स्पीरियोसोम जब सेल वाल के जो जमाव बता रहा था मैं, खाई, फोर्ट की खाई बना रहे थे, तो मैंने बताया था पेक्टिन, लिग्निन, स्पीरियोसोम एक माइक्रोबॉडीज होती है जो सुबेरिन सिक्रेट करती है। स्पीरियोसोम में फैट होते हैं, वो सुबेरिन बनाती है। ये माइक्रोबॉडीज है। पैरोक्सिसोम, ग्लाइसोसोम, स्पीरियोसोम, 3 प्रकार के सोम, इनको माइक्रोबॉडीज कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म में जिंदे तैरते महल हैं। राजा का महल अभी नहीं छेड़ा आपने, राजा का महल बाद में देखेंगे। न्यूक्लियस। तो ये स्पीरियोसोम से बताया था मैंने कि सुबेरिन सिक्रेट करती है सेल वॉल में। ये पेक्टिन, लिग्निन। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने बताया कि सेल वॉल जो बैक्टीरिया को प्राणी विज्ञान में नहीं पढ़ते, फंजाई को प्राणी विज्ञान में नहीं पढ़ते, क्योंकि लगते ऐसे हैं कि जंतु है और अपने शरीर को खा रहे हैं, खराब कर रहे हैं जंतु प्राणी। पढ़ते इसको बॉडी में ही, वनस्पति शास्त्र में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, सारों के ऊपर क्या है, खाई होती है किले में। सेल के चारों तरफ एक प्रकार का केमिकल होता है, किसी में सेलुलोज, फिर उसमें ऐड हो जाता है लिग्निन, पेक्टिन, सुबेरिन। ये फंजाई की सेल वॉल में कौन सा केमिकल होता है? हरा तो ये सेलुलोज होता नहीं, काइटिन उसकी बनी होती है वॉल, काइटिन की। जीव होते हैं वही मटेरियल उनमें फंजाई के अंदर होता है। इसलिए कई बार कहते हैं ना, ये म्यूकर में और जो सब्जी बनाते हैं, खुम्बी वगैरह और एगेरिकस से सब्जियां बनती हैं, तो गए अरे ये तो मांसाहार है, मांसाहार है। क्योंकि कीड़ों की जो बाहर की बॉडी है, मक्खी, मच्छर, उसमें भी कॉकरोच वगैरह, उसमें भी काइटिन की वाल होती है उसमें, और फंजाई में भी काइटिन होता है वाल में। इसलिए थोड़ा इसको कहते ये तो मांसाहार है। तो काइटिन इधर चाइना वगैरह है, और इसीलिए क्या है कि वो तो फंजाई की तरह से, एगेरिकस से, मशरूम की तरह से खाते हैं। वहाँ बड़े बड़े वो झींगा मछली हैं, कॉकरोच है, वो रखे होते हैं, बड़े बड़े चिमटे होते हैं, और वो बंद आँखों वाले आते हैं, ये झींगा दे दो, वो दे दो। उसको गर्म कढ़ाई के अंदर उस काइटिन को तलते हैं पकौड़े की तरह से, और उनको खाने के लिए दे देते हैं, और वो खाते हैं बड़े आराम से। तो ये इसलिए इस लेसन का नाम क्या है कि टाइटल जो है सेल स्ट्रक्चर में, कि जीव की कोशिका एक फोर्ट है। और फोर्ट में क्या होता है, मैंने बताया था किले के अंदर पानी की भी व्यवस्था होती है, वित्त की भी व्यवस्था होती है, कोई घुड़सवार, सेना के तरह तरह के ऑर्गन, हथियारों के, तो ये बॉडीज है सारे ऑर्गेनली, ये माइक्रो बॉडीज तक ये सारे। तो मैं सोचता हूँ कुछ समझ में आया होगा, कुछ क्यों आएगा, पूरा आना सही। आगे अपने राजा का महल पढ़ेंगे न्यूक्लियस नेक्स्ट।